नमस्कार। भारत के पर्यावरण कानूनों को समझना कभी-कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना? खासतौर पर तब जब परीक्षाओं की तैयारी करनी हो। तो चलिए आज इसी मुश्किल को थोड़ा आसान बनाते हैं। इस चर्चा में हम इन कानूनों के पूरे लीगल फ्रेमवर्क को, मतलब बिल्कुल उनकी नींव से लेकर आज के दौर तक एक-एक करके समझेंगे। आज की हमारी ये पूरी बातचीत 6 हिस्सों में बटी होगी। हम सबसे पहले बुनियादी कानूनों से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे संरक्षण का दौर, उसके बाद भोपाल गैस त्रासदी के बाद बने उस बहुत ज़रूरी अम्ब्रेला एक्ट पर बात करेंगे, फिर जानेंगे आधुनिक कचरे से जुड़े नियम, संविधान में पर्यावरण का क्या स्थान है ये समझेंगे और आखिर में कुछ सवालों के साथ अपनी समझ को परखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी इमारत को समझना हो तो उसकी नींव देखनी पड़ती है। ठीक वैसे ही आज के कानूनी ढांचे को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी पूरी टाइमलाइन पर एक नज़र डालनी होगी। ये जो टाइमलाइन है, ये एक तरह से उन कानूनी पड़ावों का नक्शा है जिन्हें हम आज देखने वाले हैं। ये दिखाता है कि भारत में पर्यावरण से जुड़े नियमों का इतिहास कितना लंबा और अहम रहा है। सोचिए, 1927 के भारतीय वन अधिनियम से शुरू होकर ये सिलसिला 2010 के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट तक फैला हुआ है। चलिए अब उस दौर में चलते हैं जब भारत ने सक्रिय रूप से संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। 70 और 80 का दशक इस बदलाव के लिए आप कह सकते हैं एक मील का पत्थर साबित हुआ। अच्छा, इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर कानून एक खास समस्या को सुलझाने के लिए लाया गया था। जैसे वाटर एक्ट का फोकस था पानी को साफ रखना, फिर सेस एक्ट का काम था इसी काम के लिए पैसे जुटाना। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जंगल की जमीन के बेहिसाब इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए था, और एयर एक्ट का लक्ष्य था देश भर में हवा को प्रदूषित होने से बचाना। और हाँ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये तो हमारी लुप्त होती प्रजातियों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। ये सभी कानून मिलकर भारत की संरक्षण रणनीति की नींव बनाते हैं। कानूनी इतिहास में ना अक्सर बड़े बदलाव किसी बड़ी घटना के बाद ही आते हैं, और भारत के पर्यावरण कानून के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ, जिसे एक भयानक त्रासदी ने हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यहाँ पर कारण और उसका असर एकदम साफ दिखता है। देखिए, 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में जो अंतर्राष्ट्रीय फैसले हुए, उन्होंने एक जमीन तैयार की। फिर 1984 की भोपाल गैस त्रासदी ने हमारी कानूनी कमियों को सबके सामने ला दिया, और इसी के सीधे जवाब में 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया। अब ये जो शब्द है अम्ब्रेला लेजिस्लेशन या छाता विधान, ये परीक्षा के लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सवाल ये उठता है कि इसका असल में मतलब क्या है। चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन एक ऐसा कानून होता है जो केंद्र और राज्य की अलग-अलग अथॉरिटीज के कामों में तालमेल बिठाने के लिए एक बड़ा और मजबूत ढांचा तैयार करता है। और हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ठीक यही काम करता है। ये सभी पर्यावरण से जुड़े मामलों के लिए एक सिंगल कोऑर्डिनेटिंग कानून है। इस कानून का दायरा वाकई बहुत बड़ा है। ये हवा, पानी, मिट्टी और शोर, मतलब हर तरह के प्रदूषण को कवर करता है। और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो सजा भी काफी सख्त है, 5 साल तक की कैद या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। इससे इसकी ताकत और अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, नए नए तरह के कचरे भी सामने आने लगे। अब इन नए तरह के कचरे को मैनेज करने के लिए खास नियमों की जरूरत भी बढ़ गई। चलिए अब देखते हैं कि इन आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए क्या नियम बनाए गए। इस टेबल को एक कंपैरेटिव स्टडी टूल की तरह देखा जा सकता है। इसमें एकदम साफ साफ दिखता है कि कैसे अलग अलग तरह के वेस्ट के लिए खास नियम बनाए गए हैं। जैसे अस्पतालों से निकलने वाला बायोमेडिकल वेस्ट, पुराने फ़ोन कंप्यूटर से बनने वाला ई वेस्ट और फैक्ट्रियों का जहरीला केमिकल वेस्ट, इन सब के लिए अपने अपने नियम हैं, जिनका मकसद एक ही है, सुरक्षित तरीके से इनका प्रबंधन और निपटान। और इसी से जुड़ा एक और बहुत ज़रूरी कानून है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। इसे एक तरह के सेफ्टी नेट यानी एक सुरक्षा जाल के तौर पर बनाया गया था, ताकि खतरनाक पदार्थों से जुड़ी जो भी औद्योगिक दुर्घटनाएं हों, उनके पीड़ितों को फौरन राहत दी जा सके। अब हम उस स्रोत की तरफ बढ़ते हैं जहां से भारत के सारे पर्यावरण कानूनों को उनकी असली ताकत मिलती है, और वो है खुद भारत का संविधान। पर्यावरण की सुरक्षा सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि एक संवैधानिक जिम्मेदारी है।
और ये सब शुरू हुआ 1976 में 42nd संशोधन के साथ। इस एक संशोधन ने संविधान में पर्यावरण संरक्षण पर 2 बहुत ही अहम अनुच्छेद जोड़े और इसने पूरे परिदृश्य को ही बदल कर रख दिया। ये स्लाइड एक बहुत ही आम कंफ्यूजन को दूर करती है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ध्यान से देखिए, अनुच्छेद 48A सरकार यानी स्टेट का कर्तव्य तय करता है कि वो पर्यावरण की रक्षा करे और उसे बेहतर बनाए। वहीं अनुच्छेद 51AG हम सब यानी हर नागरिक का ये मौलिक कर्तव्य बनाता है कि हम अपने प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। तो एक है राज्य का निर्देश और दूसरा है नागरिक का कर्तव्य। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब वक्त है एक छोटे से क्विज का, ताकि हमने जो भी सीखा है वो और भी पक्का हो जाए। चलिए देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स कितने साफ हुए हैं। पहला सवाल, भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए किस कानून को आमतौर पर अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहा जाता है? और सही जवाब है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जैसा कि हमने बात की थी, यही वो कानून है जो सभी पर्यावरणीय गतिविधियों में तालमेल बिठाने के लिए एक व्यापक ढांचा देता है। दूसरा सवाल ये संविधान से जुड़ा है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा के लिए एक नागरिक का मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 51AG। हमें याद रखना है कि 48A राज्य का कर्तव्य है, जबकि 51AG नागरिक का मौलिक कर्तव्य। तीसरा और आखिरी सवाल, पर्यावरण से जुड़े मामलों में तेजी से न्याय देने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT की स्थापना किस साल में की गई थी? सही जवाब है 2010। NGT की स्थापना 2010 के राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के तहत की गई थी। तो आज की हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है, पर जाते जाते एक सवाल जरूर सोचना है। जैसे जैसे भारत तेज आर्थिक विकास और पर्यावरण की स्थिरता के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए इस पूरे कानूनी ढांचे को कैसे और कितना बदलना होगा, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।